नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जेम्स ऑफ खरगोन में। खरगोन का जब हम जिक्र करते हैं तो इसे कपास का कटोरा भी कहा जाता है। ये वही शहर है जो नवग्रह की नगरी के नाम से भी मशहूर है। लेकिन जब खरगोन का हम जिक्र करते हैं तो जिक्र होता है निमाड़ का, जो अपना गौरवशाली इतिहास और विरासत जिसकी महत्वपूर्ण रही है, कई वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है, समृद्ध विरासत रही है। और पुण्य सलीला मेकल सुता मां नर्मदा जो मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी भी है, उसकी चंपल लहरियों पर इठलाता गाता झूमता अलमस्त निवाड़ जिसका शहर खरगोन में आज हमारी मौजूदगी है। जेम्स ऑफ खरगोन की शुरुआत करेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण पैनल हमारे साथ रहेंगे। विकास के जो आयाम हैं, सतत विकास के आयाम हैं, सम्यक विकास की तरफ खरगोन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, महत्वपूर्ण पैनल रहेगा। आइए जेम्स ऑफ खरगोन इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करें। और पहले महत्वपूर्ण पैनल को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, एक बार आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूं मिस्टर नितिन मालवीय जी। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, श्रीनु इलेक्ट्रिकल कंपनी की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ मौजूद रहेंगे मिस्टर हरिओम गुप्ता जी, आप फाउंडर हैं बीकेजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ मिस्टर मनोज पाटीदार जी, डायरेक्टर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आइए संक्षिप्त परिचय मैं आपसे करा देता हूं। मेरे साथ नितिन मालवीय जी जुड़ रहे हैं। आप संघर्ष से शिखर तक की एक ऐसी मिसाल हैं जो पूरे खरगोन को आप दे रहे हैं। आपने खरगोन में व्यस्ततम इलाकों में विद्युतीकरण का कार्य किया है एवं पहली बार अंडरग्राउंड किस तरह से विद्युतीकरण होना चाहिए उसकी चुनौतियों से जूझते हुए महत्वपूर्ण आज आप काम कर रहे हैं। एक सफल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर भी आप आज बने हैं। आपसे आज बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। आइए परिचय के इस क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ मिस्टर हरिओम गुप्ता जी हैं, आप फाउंडर हैं बीकेजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के। खरगोन शहर के फेमस फिजिक्स टीचर के नाम से भी आप जाने जाते हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। पिछले 23 वर्षों से आप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप संस्थापक हैं बीकेजी इंटरनेशनल स्कूल्स के, बीकेजी क्लासेस आप चला रहे हैं। इसी के साथ वर्तमान संचालक आप बीकेजी सीनियर साइंस क्लासेस भी आप संचालित कर रहे हैं, कोचिंग भी चला रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खरगोन में कितना काम हुआ है, क्या होना बाकी है, ये आज हम जानेंगे। बहुत स्वागत है हरिओम जी आपका भी। आइए इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा और संक्षिप्त परिचय में मनोज पाटीदार जी का भी आपको दे देता हूं। निमाड़ीलाल कृषि विकास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आप चला रहे हैं और खेती किसानी से किस तरह परिवार से होकर इन्होंने गांव से शुरुआत की, सूर्या इंडस्ट्रीज की, और उसके बाद गांव के ही लोगों को शिक्षित कर एक नई मिसाल भी आपने पेश की है। साथ ही आपको बताऊं, इन्होंने खरगोन जिले में एक जिला एक उत्पाद, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम करते हुए इसके अंतर्गत 500 किसानों को मिलाकर एक कंपनी खड़ी की है जिसका नाम निमाड़ीलाल है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दें। इस सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं और पहला सेशन है। आप सभी की ऊर्जा इसी तरह बनी रहेगी। आज हम जानेंगे किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में बेहतर काम हो रहा है। नितिन मालवीय जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत में कर रहा हूं। आप एक सफल कॉन्ट्रैक्टर हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या निर्माण की बात करते हैं, कई चीज हमारे जहन में आती हैं, लेकिन इसके शुरुआती दौर को हम जब देखें, आज आप एक सफल कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन जब संघर्ष आपका हम देखते हैं, अतीत यदि आप अपना देखते हैं, किस तरह से अतीत को निहारते हैं, कैसा दिखता है वो समय? वो बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे हैं या आप छोटी सी दुकान डाल रहे हैं, तो जब आप नया बिजनेस चालू करते हैं तो आपके लिए कस्टमर को लाना, आपको काम मिलना, वो सबसे कठिन रहता है। ऐसे ही हमारे से पहले बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर थे जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे थे, कुछ ख़राब काम कर रहे थे, क्योंकि वर्षों से उन्होंने इतने संबंध बनाए थे, काम मिलना बहुत कठिन था। तो हमको आसपास के शहरों में जाके काम करना पड़ा। लेकिन जब वहाँ से तारीफें मिलना चालू हुई तो धीरे धीरे खरगोन में काम मिलना चालू हुआ। और गुणवत्ता ये जो टाई अप मिलना है, इससे पहले का जो सफ़र है वो भी बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है, चूंकि सफलता को दुनिया देखती है, लेकिन संघर्ष जो महत्वपूर्ण रहा उसकी शुरुआत कैसे हुई? किस तरह से ये आपने मन में सोचा कि अब इस लाइन में आगे बढ़ना है? एक्चुअली मुझे कॉन्ट्रैक्टर बनना ही नहीं था। मेरे को तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा था मैंने। मेरा ऑलरेडी था कि मैं इंजीनियर बनूंगा किसी कंपनी में, लेकिन असफलता को
सफलता में बदला और कॉन्ट्रैक्टरशिप से चालू करा, धीरे धीरे काम करते करते आज सफलता की ओर हम आगे बढ़ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिओम गुप्ता जी, आपके साथ अब चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो बीके जी, जब मैंने ये नाम सुना और पढ़ा भी उसके बारे में, बहुत कुछ आप कर रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा यही है, बीके जी का मतलब बताएं और कैसे मन में आपने सोचा कि इस नाम के साथ आगे बढ़ना है। एक्चुअली ये मेरे छोटे भाई का नाम था, स्वर्गीय भास्कर कुमार गुप्ता। 12th क्लास में था वो, और उस वक्त हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रही थी और वो नेगेटिव रिजल्ट कुछ आया उसका एग्ज़ाम्स का, एंड ही इज़ नॉट एबल टू फेस फैमिली। हम लोगों को फेस नहीं कर पाना चाहता था, क्योंकि एट दैट टाइम मैं भी बीएससी कर रहा था और मैं भी छोटी मोटी ट्यूशन्स ले रहा था। 2000 से पढ़ा रहा हूँ, 2003 का इंस्टेंट था ये। तब उसने सुसाइड कर लिया, और वो भी केवल एजुकेशन में असफल होने के कारण। वो एक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तब मैंने लाइफ में सोचा कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और मैं उसी तरफ लगा रहा कि मुझे कुछ करना है। और तब मैं बीएससी एमएससी उस फील्ड में पढ़ाता गया, जो बेटर होते गया उसमें आगे बढ़ते गया। आज की तारीख में हमारे पास हमारी खुद की 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और स्कूल भी इस साल हमारी स्टार्ट हुई है। तो निमाड़ में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एजुकेशन में जो परिवर्तन चाहता हूं वो दे पाऊं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको फिजिक्स वाले सर के नाम से जाना जाता है, और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, अपने स्कूल के दौरान 10th 12th के दौरान, उसके आगे जिन लोगों ने फिजिक्स को चुना, बड़ा चुनौतीपूर्ण है फिजिक्स को समझना, उसके चीज़ों को अच्छी तरीके से आगे बढ़ना। फिजिक्स ही क्यों चुना? किस तरह से आपको, क्या शुरू से उसमें इंटरेस्ट था? एक्चुअली जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में आया तो फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछी, तो वो शायद मुझे इजीली समझाते बन गई उनको। तो वो एक रूटीन हो गया था कि हर दूसरे तीसरे दिन मेरे फ्रेंड्स मुझसे या कुछ उससे रिलेटेड पूछते थे, तो फिजिक्स के प्रति इंटरेस्ट बढ़ते गया और कंटिन्यूसली उसमें हम पढ़ाते गए। चलिए आगे बढ़ूंगा। मनोज पाटीदार जी, आपके पास आ रहा हूं। ये सेशन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, दूसरी तरफ शिक्षा की बात हो रही है, और तीसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था का हमारा आधार है कृषि क्षेत्र में आप बहुत काम कर रहे हैं। सर, मैं निमाड़ी लाल उसको पूरा समझने की कोशिश कर रहा था। ये नाम कैसे आया, क्या है ये, क्या उद्देश्य के साथ आपने शुरुआत की? यहीं से मैं शुरू करूंगा। देखिए, हम लोग निमाड़ के रहने वाले हैं, और निमाड़ एशिया की दूसरी ऐसी मंडी निमाड़ में जो मिर्च के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हम लोगों ने निमाड़ के लाल भी हैं और निमाड़ी लाल भी है हमारे पास, इसीलिए हमने उसका नाम पूरा निमाड़ी लाल रखा हुआ है। तो ये एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसमें हमने किसानों का समूह मिला के इस कंपनी को बनाया है, और खेती किसानी से रिलेटेड जितनी भी फसलें हैं उसी के उत्पाद को हम एक निमाड़ी लाल नाम ब्रांड से आगे बढ़ा रहे हैं। ये उद्देश्य कब आपके मन में बना कि इसको शुरुआत करनी है? प्रेरणा कहाँ से आई? दरअसल हम लोग गांव में जैसे हरी मिर्ची वगैरह रहती थी, तो कुछ दोस्त मिल के उसको आपस में सप्लाई करते थे, लेकिन हमको लगता था कि यार इससे कहीं ना कहीं सिर्फ हमारा ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो औने पौने दाव में व्यापारी को बेच देते थे। तो मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी ओडीओपी में, एक जिला एक उत्पाद। इसके अंतर्गत हमने एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और आसपास के सभी किसानों को जोड़ के, आसपास के जितने भी गांव के हैं जोड़ के इस कंपनी को बना के सबको मिला के समूह में फिर हमने उसको बेचना चालू किया, तो सभी को बहुत फ़ायदा हुआ। शिक्षा पे हम बात कर रहे हैं और कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन आज आप देख रहे हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? क्या परिवर्तन की शिक्षा में ज़रूरत है? क्या आपको लगता है, चूंकि हमने कोरोना काल भी देखा, कोविड भी देखा, उसमें ऑनलाइन शिक्षा भी देखी, उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और उसको कैसे बेहतर और किया जा सकता है? देखिए, पहले क्या था कि पेरेंट्स की अप्रोच लिमिटेड थी। अब पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है बच्चे के साथ। प्री प्लान होता है कि बच्चा हमारा 10th के बाद क्या करेगा, 12th के बाद क्या करेगा, कहाँ से करेगा, किस कोर्स में आगे जाएगा, उसके बाद किस कॉलेज में जाएगा। आज वेल अवेयर कंडीशन में पेरेंट्स वर्किंग कर रहे हैं और पहले से प्लान के साथ चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक
जो मेरे को नज़र में आ रही है हमारे निमाड़ क्षेत्र में, वो पहले केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल 2 ही फील्ड सोचते थे। सही कहा। डिफरेंट टाइप की फील्ड सोची जा रही है। तो अब बच्चों में एक कहा जाए कि खुद का कुछ नया करने का जो है वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा तेजी से डेवलप हो रहा है। इन्फ्लुएंसर जिसे हम कह रहे हैं सोशल मीडिया पे भी। लेकिन थोड़ा और मैं विस्तार से जानने की कोशिश करूं, क्या चुनौतियां एज ए शिक्षक, एज ए टीचर के आप देखते हैं जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, या अब आपने भी व्हाट्सएप के जरिए आ गए, पेरेंट्स मीटिंग की सारी वीडियो कॉल्स हो रही हैं, किस तरह से इन परिवर्तन को आप देखते हैं और क्या ये सकारात्मक हैं या नकारात्मक की तरफ भी बढ़ते हैं ये आगे, ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल और सारी चीज़? देखिए सर, हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। उसको किस प्रकार से लिया जा रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वे है। अगर मोबाइल एजुकेशन जो ऑनलाइन एजुकेशन है, अगर उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो जिस नॉलेज के लिए हमें इंदौर, कोटा या बाहर दिल्ली जाना पड़ता है वो आपके घर पे है उपलब्ध। बट अगर उसी मोबाइल एजुकेशन के टाइम पर बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है तो बच्चा उस मोबाइल का क्या यूज़ कर रहा है ये आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एज वो है बच्चे की जहां पर वो ये सही नहीं समझ पाता कि मैं मोबाइल के पॉजिटिव यूज की तरफ जा रहा हूं कि नेगेटिव यूज की तरफ। एक बहुत साइंटिफिक बात बताना चाहूंगा आपको। जरूर। हम जब किसी चीज से खुश होते हैं वो एक हार्मोन होता है, और उस हार्मोन के रिलीज होने के लिए आप जब भी मोबाइल चलाते हैं, आज डोपामाइन या डोपामाइन कुछ करके है दोनों, ठीक है, आई फॉरगेट द नेम, तो उस हार्मोन के रिलीज होने में मोबाइल का रीजन आया हुआ है। कितना आप मोबाइल का यूज करते हो, जितनी बार आप मोबाइल को देखते हो, कई बार आप अपन बड़े लोग मोबाइल को देखते हैं फिर रख लेते हैं, देखते हैं, एट दैट टाइम वो हार्मोन रिलीज होता है, उसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। अब वो बच्चा छोटा है, 9th 10th 11th 12th जिनको मैं डील करता हूं, तो वो उस हार्मोन्स के प्रभाव में जी रहा है और वो बार बार मोबाइल का एडिक्ट हो रहा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने देखे हैं कि 100 में से 10 बच्चे उस मोबाइल का पॉजिटिव यूज कर रहे होंगे, नो डाउट, पर 90% उसका टोटल नेगेटिव यूज हो रहा है। नेगेटिव यूज इन सेंस वो उसकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं आपको कुछ कंट्रीज बताना चाहूंगा, नीदरलैंड और समथिंग, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे मोबाइल एजुकेशन टोटल बैंड कर दिया है कि आप मोबाइल एजुकेशन पर नहीं जाएंगे। तो ये कुछ रीजंस है जिसको देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी उसका यूज चालू हुआ है, अब उसके जब नेगेटिव यूज आना चालू होंगे तब उसको डेफिनेटली हमारी सरकारें भी बंद करेगी। कुछ चीज शुरुआत में अच्छी लगती है, ठीक है, उसके जब नेगेटिव इफेक्ट नजर आएंगे तभी इफेक्ट दिखाई देगा, वाकई बदलेगी। चलिए पाटीदार जी आपके पास आ रहा हूं। मैं पढ़ रहा था आपके प्रोडक्ट जो हैं वो आईपीएम के अंतर्गत आने वाले हैं, क्या है ये आईपीएम, जरा विस्तार से बताइए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली। इसमें ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो किसान जब इस्तेमाल उसको तो उत्पादन लेना रहता है तो वो बार बार ऐसे पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। तो हम उसको प्रशिक्षित करते हैं कि आपको ऐसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना है या कितनी बार करना है, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो उत्पादन होता है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए वैल्यूबल वाला होता है, तो उसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फर्टिगेशन का भी वैसे के वैसे ही रहता है, उसमें किस हिसाब से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में देना है, किस में नहीं देना है, ये सारी चीज़ें प्रशिक्षण के माध्यम से देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट अच्छा रहता है। नितिन जी, अब चूंकि हम अंतिम समय में चल रहे हैं इस सेशन के, क्या आपका संदेश रहेगा युवाओं के लिए, जो सबक आपने इस पूरी जर्नी से लिए और अतीत से जब उसको निहारते हुए वर्तमान से अब भविष्य की तरफ आप जब बढ़ रहे हैं, तो अगले 5 सालों में सबसे पहले तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते क्या आप सोच रहे हैं बेहतर, टेक्नोलॉजी के सहारे क्या बेहतर सोचा है, और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे अब हम जैसे बिजली में काम कर रहे हैं, विद्युत में, तो अब हम धीरे धीरे सोलर की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं चाहते हैं आत्मनिर्भरता जो भी हम अब काम करेंगे उसको सोलर पे ही सब चीज़ें करेंगे, जिससे हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेज़ी मिले और जो वर्तमान में संसाधन मौजूद है उनका कम से कम उपयोग हो। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, लक्ष्य पहले निर्धारित करें। बहुत अच्छी सीख है ये। और गुप्ता जी, आपकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। 5 शिक्षण संस्थान मैं आज देख रहा था आपके हैं।
पहली चीज जल्दी से मुझे बताइए, किस तरह से आप संचालित करते हैं, पांचों किस तरह से अलग हैं और कितने बच्चों को आप लगातार शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ा चुके हैं? कुछ नजीरें जो आपने दी हों बच्चों के तौर पे। पहले तो मैं अबाउट बीकेजी बता रहा हूँ। बीकेजी क्लासेस हमारा 2000 से रन कर रहा है। नो डाउट 2003 में हमने उसका नाम रखा था बीकेजी, पढ़ा तो 2000 से रहा हूँ। उसके बाद हमारी बीकेजी सीनियर साइंस क्लासेस एक दूसरी जगह प्रारंभ हुई। फिर हमने दूसरे विंग्स हमारे बिस्टान रोड पे एक और स्टार्ट करा, बीकेजी जूनियर विंग, फिर बीकेजी साइंस क्लासेस। इस प्रकार से आज 4 कोचिंग संस्थान हमारे चल रहे हैं। आज मेरे यहाँ के कई टीचर्स ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में लगे हैं। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब तक आपका जो पिलर है वो है टीचर, वो स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप बच्चों को बेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो पहले फोकस हमारा टीचर ट्रेनिंग पे होता है। टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ फिर हम स्टूडेंट्स पे वर्क करते हैं, क्योंकि टीचर ट्रेंड है तो आपका स्टूडेंट ट्रेंड होगा। देन आफ्टर इट लास्ट ईयर ही हमने हमारी स्कूल प्रारंभ करी खरगोन में। कुछ ऐसा लग रहा था कि यार मैं छोटी क्लासेस से कुछ बेहतर दूं, तो हमने उसके पर्पस से स्कूल प्रारंभ करी। अबाउट द रिजल्ट्स अगर आप जैसे चाह रहे हो तो बीकेजी क्लासेस के आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो हमने जैसे कि ये प्रोग्राम के पहले थोड़ा सा टेम्पटेटिव देखा था, तो 104 बच्चे हैं अभी तक खरगोन में जो मेडिकल में एमबीबीएस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करके निकल रहे हैं, जो बीकेजी से पढ़े हैं। वाह, जोरदार तालियां होना चाहिए इसके लिए। वाह। आईआईटी जैसे सेगमेंट में 17 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है अब तक के मेरे जर्नी में। एनआईटी और बड़ी जो दूसरे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ की रेंज में हम लोग अभी तक 52-53 बच्चे उस लाइन में भी दे चुके हैं। कंटिन्यूसली सोचता हूँ कि कुछ बेहतर करके जाऊँ, जीवन में आया हूँ तो खरगोन में या मेरे एजुकेशन फील्ड में जो बेहतर हो सके मैं उसको करूँ। अभी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन को पूरी तरीके से बच्चे के हाथ में ना दें, इस पर पेरेंट्स की अवेयरिंग होना चाहिए। उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूसली अब हम लोग सेमिनार्स ले रहे हैं अलग अलग जगह जाके कि आप ऑनलाइन एजुकेशन से हटें। आपका बच्चा जिस स्कूल में है उस स्कूल के टीचर पे भरोसा करें, जिस संस्था में पढ़ रहा है कोचिंग उस पर भरोसा करें। आपने दोनों जगह कुछ ना कुछ पे किया है, बट अल्टीमेटली आप उसको मोबाइल से दूर करें, क्योंकि जितना बच्चा मोबाइल यूज करेगा वो नेगेटिव करे, पर पेरेंट्स की आंखों के सामने करें तो वो बेहतर होगा। छोटे बच्चे रहते हैं, खासतौर से एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, शायद मेडिकली उसको ADHA कहते हैं, जिसमें बच्चा एग्रेसिव हो रहा है। और मेरी इस बात से हर फैमिली वाले एक्सेप्ट हो करेंगे कि आज का बच्चा एग्रेसिव पन आता है। आप छोटे बच्चे की बात कर लीजिए, वो बहुत छोटा बच्चा हो और वो खाना खाते वक्त खाना नहीं खाता तो माँ बाप उसको मोबाइल दे देते हैं। वो मोबाइल चलाते चलाते खाना, जैसे मोबाइल लिया तो चिढ़ेगा, तो उसमें जिद्दी होगा, वो एग्रेसिवनेस जनरेट कर रहा है। हम क्या सोच रहे हैं कि वो हमारे बच्चे को पढ़ा भी रहा है, पढ़ने में आगे बढ़ रहा है, नो डाउट हेल्प कर रहा है, पर उसका एक सेकंड नेगेटिव इफेक्ट भी है कि वो एग्रेसिवनेस जनरेट कर रहा है। आपने वो इतना एग्रेसिव हो रहा है कि वो अपने पेरेंट्स से ही उसके बात करने का तरीका बदल रहा है। तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा आज की तारीख में कि हमें उससे किस तरीके से दूरी बनाना है। आप दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आया आपके चैनल के थ्रू चाहूंगा कि पेरेंट्स का टाइम बच्चों के लिए नहीं है, और पेरेंट्स से चाहूंगा कि अपने बच्चों के लिए समय निकालें, उनके साथ 1 घंटा आधा घंटा बिताएं। पुराने जितने भी लोग बैठे हैं सामने सब जानते हैं कि शाम को पिताजी आते थे, अपने तो पूछते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे चल रहा है। आधा 1 घंटा बैठते थे, भले साथ में बैठ के टीवी देखते थे, नहीं देखते थे, खाना खाते थे साथ में। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो टाइम नहीं बीत रहा है, तो उसके कारण बच्चे का जो पेरेंट्स से कनेक्टिविटी है वो भी वीक है, और वो दूसरी जब कनेक्टिविटी हो गई वो है मोबाइल। तो हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन से थोड़ी सी दूरी बनाना पड़ेगी। और वो आपके चैनल के थ्रू, मेरे थ्रू अगर ये सेंटेंस जा रहे हैं तो इट्स गुड फॉर मी, क्योंकि मेरा तो लक्ष्य ही है अब कि मैं गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल हर जगह जाकर इस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग करूं कि भाई बच्चे को तो हम मना नहीं कर सकते हैं, पर पेरेंट्स किस प्रकार से उसको दूर करवाएं, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए इस चीज के लिए जो आप संदेश दे रहे हैं बच्चों को भी और उनके साथ पेरेंट्स को भी कि उतनी ही जिम्मेदारी है। वो एक शेर भी मुझे याद आ रहा है कि अपने हौसलों को इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें आए तो मुस्कुराया करो,
जिंदगी का हर तजुर्बा मोबाइल व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा, जो मिले वक्त तो किताबों के पास बैठ जाया करो। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। लौटूंगा सर आपके पास, पाटीदार जी आपके पास आ रहा हूं और बहुत अंतिम अब हम इस सत्र में चल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से आपका जो पूरा कंपनी है वो काम कर रही है और जो प्रेरित हो रहे हैं उनके लिए क्या संदेश, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए और किसानों के लिए भी आखिरी जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि महिलाएं जितनी भी मेरी बहनें हैं वो रसोई से फास्ट फूड वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो निकाल लें, क्योंकि एक तो पहले से जब प्रोडक्ट बनता है हम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उसमें भी बहुत सारे लंबा समय रखने के लिए उसमें मिलावटी वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी खड़ी चीज़ें हैं, खड़े मसाले हैं, मिलेट्स हैं, ये सारी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, ये भी बहुत अच्छी बात है। किस तरह से हम कृषि के क्षेत्र में बेहतर हों, प्रोडक्ट पे भी उन्होंने बात की, फास्ट फूड पे बात की और उसके बाद शिक्षा की हमने बात की। आखिरी एक संदेश आपसे लेना चाहूँगा सर, संदेश छूट गया है, क्या संदेश देंगे बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, बहुत संक्षिप्त में जी। बच्चों के लिए तो एक सिंपल सा है कि जो आपको सब्जेक्ट पसंद आता है वो आप पढ़ें, बट आप फ्यूचर की प्लानिंग को देखकर पढ़ें। वाह। पसंद वाला सब्जेक्ट पढ़ें, साथ ही साथ फ्यूचर की प्लानिंग को देख के पढ़ें और पेरेंट्स के रेस्पेक्ट के साथ करें। अभी जो हम देख रहे थे, मैंने ADHA की बात करी और बहुत सारे पेरेंट्स कंटिन्यूसली मिल रहे हैं, तो उनसे एक ही चीज़ कहूँगा बच्चों से कि अल्टीमेटली वही आपके पिल्लर हैं, वही आपको सपोर्ट करेंगे, वही आपको आगे ले जाएंगे। इसलिए आपकी जो बॉन्डिंग विद पेरेंट्स होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आप उनको रेस्पेक्ट दे के पढ़ें। पेरेंट्स से कहूँगा कि आप छोटे बच्चों से जिस भी टेक्निक से मोबाइल से दूरी बना सकते हैं बनाएं और खुद समय दें। आज मैं इस स्थान पर आ पाया हूँ सर, मैं बताना चाहूँगा, समय लूँगा, आपने बोला समय नहीं। मेरे पिताजी की चाय पान दुकान थी सर, और 5th क्लास में नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकला। पापा से बोला कि पापा फॉर्म निकला है। पापा ने बोला कि यार, सोचा, उन्होंने जानकारी निकाली स्कूल से, 3 भाई बहन, तीनों भाई थे, तो पापा ने सोचा कि यार किसी एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो मेरे पास पैसे का लोड कम रहेगा, पढ़ाने की तकलीफ नहीं रहेगी। पापा ने चाय पान दुकान को एक कोने में कर दिया, खुद बुक को पढ़ा और मेरे को पढ़ाने लगे और उन्होंने मुझे 4-5 महीने खुद ने पढ़ाया बिठा के, तो आज इस मुकाम पे आ पाया। तो जब पेरेंट्स हाथ पकड़ते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए समय निकालें। जब मेरे पिताजी की चाय पान दुकान हो के वो बुक्स उठा के पढ़ सकते हैं, आप तो किसी स्कूल के टीचर हैं, कहीं जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो आप भी अपना समय निकाल के बुक्स पढ़ें और अपने बच्चों के लिए समय निकालें। बहुत अच्छी बात की, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कि लक्ष्य अगर आपका तय है, अगर आप सोचते हैं कि किस तरह से आगे बेहतर हो सके, उसकी तरफ बढ़ें। पेरेंट्स को भी एक संदेश मिला, कि कृषि की भी हमने बात की और हमने कॉन्ट्रैक्ट की भी बात की। आप तीनों का, हरिओम जी आपका, नितिन जी, मनोज जी, तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। ये पैनल यूं ही जारी रहेगा।